आज हम अरस्तु की राज्य संबंधी अवधारणा का अध्ययन अगले बिंदु के अंतर्गत करेंगे। मैं कौशल कुमार सेन, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। इससे पूर्व अंक में हमने राज्य की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन किया। आज हम राज्य की प्रकृति एवं उसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। अरस्तु कहते हैं राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। इस संबंध में अरस्तु के प्रमुख तर्क निम्न प्रकार हैं। पहला, राज्य मानव स्वभाव में निहित है। जैसा मैंने पूर्व के अंक में बताया था कि अरस्तु कहते हैं मनुष्य जन्मजात सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी है। वह बिना राज्य के नहीं रह सकता है। तात्पर्य कि मनुष्य के स्वभाव में ही राज्य बसा हुआ है। वह जन्मजात राजनीतिक प्राणी है। चूँकि राज्य मनुष्य के स्वभाव में है, अतः राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक एवं आवश्यक संस्था है। यह प्राकृतिक इसलिए है कि इसकी उत्पत्ति का कारण मानव स्वभाव में निहित है। दूसरा, अन्य प्राकृतिक संस्थाओं से विकसित संस्था है। राज्य का विकास परिवार एवं ग्राम नामक संस्थाओं से हुआ है, जो मनुष्य के लिए प्राकृतिक संस्थाएं हैं। वस्तुतः राज्य अपने से पहले की प्राकृतिक संस्थाओं का ही पूर्ण विकास है, अतः राज्य भी एक प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु का कहना है कि जिस प्रकार परिवार प्राकृतिक है, क्योंकि परिवार मनुष्य के स्वभाव में निहित है। फिर गांव प्राकृतिक है, क्योंकि परिवार नामक प्राकृतिक संस्था से ग्राम नामक संस्था का निर्माण होता है। क्योंकि ग्राम परिवार से बना है तो ग्राम भी प्राकृतिक है। और फिर ग्राम नामक संस्थाओं से राज्य का निर्माण होता है, इसलिए राज्य भी प्राकृतिक है। तीसरा है, राज्य प्रकृति के उद्देश्य को पूर्ण करता है। अरस्तु के अनुसार प्रकृति का उद्देश्य सदैव कल्याण करना है। सभी उत्तम वस्तुएं एवं संस्थाएं प्रकृति की देन होती हैं। इस दृष्टि से राज्य सर्वोत्तम संस्था है। केवल राज्य के अंतर्गत ही व्यक्ति का पूर्ण भौतिक एवं नैतिक विकास संभव होता है, अतः राज्य प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु का तात्पर्य है कि सभी उत्तम वस्तुएं एवं संस्थाएं प्रकृति की देन होती हैं, इसलिए राज्य सर्वोत्तम संस्था है और वह भी प्रकृति की देन है, इसलिए वह प्राकृतिक है। दूसरा बिंदु है, राज्य व्यक्ति से पहले का है। अरस्तु कहते हैं कि इतिहास की दृष्टि से पहले मनुष्य का अस्तित्व दिखाई देता है और उसके बाद क्रम से परिवार, ग्राम तथा राज्य का अस्तित्व दिखाई पड़ता है। किंतु मनोविज्ञान व तर्क की दृष्टि से, ये विद्यार्थियों को ध्यान रखना है
कि मनोविज्ञान व तर्क की दृष्टि से अरस्तु बताता है कि ग्राम, परिवार तथा स्वयं व्यक्ति से पहले राज्य आता है। इस संबंध में अरस्तु का प्रमुख तर्क यह है कि किसी अंग की तुलना में स्वयं जीवधारी का स्थान एवं महत्व प्राथमिक होता है। शरीर के अभाव में अंग का कोई महत्व नहीं होता, अर्थात पूर्ण के अभाव में अंश का कोई महत्व नहीं होता। अरस्तु का कथन है, इस बात का प्रमाण है कि राज्य व्यक्ति के पूर्ववर्ती है। अकेला व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं होता है, अतः उसका राज्य के साथ वही संबंध है जो पूर्ण के साथ अंश का होता है। अतः राज्य का महत्व व्यक्ति से अधिक है और राज्य व्यक्ति से पहले का है। इस संबंध में अरस्तु का कथन है कि प्रकृति का नियम है कि पूर्ण अनिवार्य रूप से अंश से पहले होता है। पुनः अरस्तु कहते हैं, तर्क के आधार पर कोई पूर्ण आकार अपने अंश से पूर्ववर्ती होता है, जिस प्रकार एक समकोण न्यून कोण से तथा एक चक्र अर्धचक्र से पूर्ववर्ती होता है, उसी प्रकार राज्य परिवार तथा व्यक्ति से पूर्ववर्ती होता है। यहाँ विद्यार्थियों को ध्यान रखने की बात है कि राज्य व्यक्ति से पहले का है, जैसा अरस्तु बताते हैं। वो कहते भी हैं कि इतिहास की दृष्टि से यद्यपि राज्य पहले का है, व्यक्ति पहले का है, क्योंकि डेफिनेटली पहले व्यक्ति आएगा फिर राज्य आएगा, और उसके विकास क्रम में भी राज्य पहले व्यक्ति परिवार बनाता है, परिवार से ग्राम बनता है और अंत में राज्य का निर्माण होता है। लेकिन अरस्तु कहते हैं कि मनोविज्ञान एवं तर्क की दृष्टि से पहले राज्य आता है। यह अरस्तु समझाने का प्रयास करता है कि सबसे पहले कोई पूर्ण आता है, जैसे कोई लक्ष्य पहले निर्धारित होता है और उसे प्राप्त करने के साधन बाद में आते हैं। यह अरस्तु का कहना है। जैसे वो समझाने उदाहरण से समझाते हैं कि जिस प्रकार एक पूर्ण व्रत पहले निर्मित होता है, उसके बाद अर्धव्रत, क्योंकि जब पूर्ण व्रत बना लेते हैं तभी उसको आधा कर सकते हैं। ऐसे ही एक समकोण बनाने के बाद ही न्यून कोण का निर्माण होता है, कि उसका आधा करते हैं तभी तो न्यून कोण आता है। तो इस प्रकार अरस्तु समझाने का प्रयास करते हैं इस पॉइंट के माध्यम से कि पहले लक्ष्य निर्धारित होता है और उसको प्राप्त करने के साधन बाद में आते हैं। ये मनोविज्ञान एवं तर्क की दृष्टि से राज्य पहले का है, व्यक्ति बाद का है। तीसरा पॉइंट है, राज्य सर्वोच्च पूर्ण तथा आत्मनिर्भर संस्था। अरस्तु के अनुसार परिवार एवं ग्राम के द्वारा व्यक्ति की कुछ निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, किंतु राज्य के अंतर्गत व्यक्ति के समस्त प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अतः राज्य सभी समुदायों में सर्वोच्च समुदाय है। चौथा बिंदु है, राज्य एक सावयव है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक सावयव है और व्यक्ति उसके अंग हैं। जैसे शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, किंतु उनमें परस्पर संघर्ष नहीं होता है, उसी प्रकार राज्य के अनेक अंग जैसे व्यक्ति, परिवार एवं ग्राम होते हैं और राज्य इनके विभिन्न हितों में एकता स्थापित कर देता है और उनके बीच संघर्ष को नियंत्रित करता है। सावयव सिद्धांत राज्य की तुलना मानव शरीर से करता है। प्लेटो भी सावयवी सिद्धांत का समर्थन करते हैं और अरस्तु भी करते हैं। अरस्तु के अनुसार जिस प्रकार मानव शरीर विभिन्न अंगों से बन के निर्मित होता है, उसी प्रकार राज्य के भी अंग होते हैं।
तो उन्होंने राज्य के अंग बताए हैं व्यक्ति, परिवार तथा ग्राम। अगला बिंदु है राज्य एक बहुलवादी समुदाय है। राज्य एक बहुलवादी समुदाय है जो विभिन्न अंगों के बीच एकता स्थापित करता है। जैसे राज्य के अंग परिवार, ग्राम और राज्य होते हैं। अंगों की विभिन्नता सावयव का एक प्रमुख लक्षण है और इस विभिन्नता के बीच एकता का होना भी सावयव का लक्षण है। इस प्रकार राज्य रूपी सावयव में विभिन्न अंगों के रूप में विभिन्न समुदायों का होना आवश्यक है और इस बहुलता के बीच एकता स्थापित की जानी चाहिए। अगला बिंदु है राज्य अनेकता में एकता स्थापित करता है। राज्य अपनी प्रकृति से एक ऐसी संस्था है जो विभिन्न समुदायों में उचित एकता स्थापित करता है। यदि इस विभिन्नता का अंत करके पूर्ण एकता स्थापित की जाएगी तो स्वयं राज्य का ही अंत हो जाएगा। अगला बिंदु है राज्य विवेक से उत्पन्न है। मनुष्य तर्कशील तथा विवेकशील प्राणी है। वह अच्छाई व बुराई में भेद करने में समर्थ है और इसलिए वह अपनी प्रकृति से एक नैतिक प्राणी है। एक नैतिक प्राणी के रूप में जीवन व्यतीत करने के लिए मनुष्य सामुदायिक जीवन को अपनाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्रमशः परिवार, ग्राम एवं राज्य की स्थापना होती है। राज्य की उत्पत्ति के पीछे मानवीय विवेक की क्रियाशीलता दिखाई देती है। अतः अरस्तु राज्य को विवेक की उत्पत्ति मानता है। अगली विशेषता है नगर राज्य सर्वाधिक उचित संगठन है। यद्यपि अरस्तु के जीवन काल में ही नगर राज्यों का स्थान बड़े राज्य लेने लगे थे, किंतु अरस्तु ने नगर राज्य के आकार वाले राजनीतिक संगठन को ही सर्वाधिक उचित संगठन माना है। वस्तुतः वह अपने शिष्य सिकंदर की साम्राज्य स्थापना की लालसा का समर्थक नहीं था। इसका प्रमुख कारण यह है कि अरस्तु नगर राज्य को मात्र एक राजनीतिक संगठन ही नहीं अपितु कि ऐसी नागरिक जीवन पद्धति मानता है जो व्यक्ति को श्रेष्ठ नैतिक जीवन दिलाने में सहायक होती है। धन्यवाद। अगले बिंदु का अध्ययन अगले अंक में करेंगे। धन्यवाद।